नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार की राजनीति में अब लाठी, पिटाई और कटाई, लुटेरे जैसा शब्दों का इस्तेमाल जो है हो रहा है और आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह अपने विवादित बयान को लेकर के सुर्खियों में है। कल लाठी से पीटने वाले बयान के बाद सुधाकर ने अब एनडीए को बूथ लुटेरा बता दिया, जिस पर बिहार की सियासत सुलग चुकी है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की बदजुबानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कल लाठी से पीटने वाले बयान के बाद सुधाकर ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। सुधाकर सिंह ने एनडीए को बूथ लुटेरा बता दिया। सुधाकर ने कहा कि इन लोगों को लाठी से नहीं पीटा जाएगा तो क्या फूल माला पहनाया जाएगा। पूरे बिहार में टीवी चैनल पे चलवा रहा है कि बक्सर का सांसद लाठी से पीटने का बात किया। बूथ लुटेरे को लाठी से नहीं पीटा जाएगा तो क्या उनका फूलमाला से स्वागत होगा क्या? अगर ऐसा है तो बताइए, ये बूथ लुटेरे को लाठी से जवाब देंगे कि नहीं देंगे हम लोग? सुधाकर के बयान पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। सुधाकर के लाठी वाले बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया। परिवारवाद की जमींदारी के जुबराज से आप अपेक्षा क्या रख सकते हैं? राजद के जंगल राज के जुबराज और वो भी जगता बाबू के जुबराज, दोनों परिवारवाद की जमींदारी से सिंहासन प्राप्त करते हैं बिना पसीना बहाए। उपचुनाव को लेकर नेताओं ने एक दूसरे पर जुबानी वार पलटवार तेज कर दिया है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटने की बात कही, जिस पर बीजेपी ने चूर चूर कर देंगे और उंगली काट लेंगे वाला बयान देकर जवाब दिया। अब सुधाकर सिंह ने एनडीए को बूथ लुटेरा बता दिया तो सांसद सुधाकर के बयान पर बिहार में सियासत की आग सुलग चुकी है। तो ऐसे में सवाल है कि सुधाकर लाठी, पिटाई, लुटेरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं। न्यूज 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार, लखीसराय से राकेश कुमार और आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। बक्सर सांसद सुधाकर सिंह के बयान पर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राजसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दंगा भड़काऊ दल के रूप में जिस तरह से पिटाई किया, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और राजद आज भी अपने गुंडाई थे थरलौजी पर ही चुनाव जीतना चाह रहा है। ये जमाना बीत गया है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, आपके पिता का कालखंड खत्म हो गया। अब माननीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का कालखंड चल रहा है। जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को कहीं ना कहीं सत्ता के रौब से और सत्ता के माध्यम से जो दिख रहा है वो स्पष्ट रूप से एक पक्षीय कार्रवाई लगता है। नीतीश कुमार जी को न्याय तंत्र पे नहीं, लूट तंत्र पे भरोसा है। सर्वप्रथम 2020 में ही वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उस समय बैलेट पेपर को उन्होंने लूटा, तेजस्वी यादव जी को हराया। जब अविश्वास मत था तो धन, बल और प्रशासन के बल पे उन्होंने एमएलए को लूटा। देखिए, ये पूंजीपतियों की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जो है, बीजेपी, ये तो खुद खरीद फरोख्त करती है। जिस तरह से हमारे पार्टी को, एक अति पिछड़ा का पार्टी को, वीआईपी पार्टी के विधायक को खरीदा भारतीय जनता पार्टी ने, ये सबसे बड़ा साक्ष्य है। 15 वर्षों तक बिहार में लालू राबड़ी की सरकार में जिस लाठी तंत्र से सरकार और आम जनता को हांका गया, अब वह दौर नहीं है। इस दौर में सामाजिक न्याय की शक्तियों और न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। बेलागंज उपचुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आई। जब भीड़ से एक व्यक्ति ने महागठबंधन प्रत्याशी पर सवाल उठाए तो उसके साथ क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर इनसे कोई, मुझे लगता है कि अगर भूल चूक हुई हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनको माफ करा। अगर भूल चूक हुई है तो कोशिश कीजिए उनको माफ कर दीजिए, माफी के लायक नहीं है। चुनावी सभा में हंगामे की ये तस्वीर है बेलागंज के लक्ष्मीपुर गांव की। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे आरजेडी नेता ओसामा शाह बेलागंज के लक्ष्मीपुर गांव में आरजेडी प्रत्याशी विश्वनाथ कुमार सिंह के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए ओसामा ने कहा कि अगर आरजेडी प्रत्याशी विश्वनाथ यादव से कोई भूल चूक हुई है
तो आप उन्हें माफ करने की कोशिश करें। इतना कहते ही भीड़ से आवाज आती है कि वो माफी के लायक नहीं है। इसके बाद हो जाता है बवाल। जिस युवक ने भीड़ से आवाज उठाई उसे आरजेडी समर्थकों ने पकड़ लिया और भरी सभा में उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। भीड़ तंत्र का खौफनाक चेहरा आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। कैसे आरजेडी के समर्थन गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। आरजेडी समर्थकों ने उस युवक की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि कुछ लोगों ने उसे युवक को बचाते हुए एक दुकान में लेकर के चले गए। इस पूरी घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। अगर इनसे कोई मुझे लगता है कि अगर भूल चूक हुई हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनको माफ करें। और अब रुक करते हैं आइए राजनीति से जुड़ी हुई खबरों का। सीएम नीतीश कुमार ने आज बेलागंज में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम ने एनडीए प्रत्याशी मनोरमा देवी के पक्ष में वोट की अपील की। सीएम ने एक बार फिर आरजेडी पर निशाना साधते हुए पिछले दौर की याद दिलाई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सभा को संबोधित किया। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार के जन कल्याणकारी कार्यों को गिनवाया। साथ ही एनडीए प्रत्याशी मनोरमा देवी के लिए वोट भी मांगा। माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी से ये डबल इंजन की सरकार, आप देखिए आज यहाँ 4 लेन बने हैं, आप 1.5 घंटा में पटना चले जाते हैं। साथियों याद कीजिए 15 साल तक बिहार में सत्ता रहा, कोई विकास की किरण नहीं पहुंचती थी। साथियों लोग जरूर चर्चा करते हैं। आज यदि युवराज, विरोधी दल का युवराज यदि चर्चा करता है तो ये नहीं कहता कि मेरे माताजी पिताजी ने क्या किया, वो ये चर्चा करता है कि नीतीश कुमार जी के राज में हमने क्या किया। आपको हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने शुरू से ही जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, आप लोगों के द्वारा 2005 के नवंबर में 24 तारीख से हम लोग आए और उसी समय से हम लोगों ने जो सेवा की है बिहार की, तो उसके बाद से हम लोगों ने बहुत लोगों के हक में काम किया है, पूरे इलाके के विकास के लिए काम किया। झारखंड में पीएम मोदी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा फिर दोहराया। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया अलायंस लोगों को बांटने की साजिश रच रहा है और ऐसे में अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हो जाए, सब जातियों में बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। आप मुझे बताइए साथियों, आप जातियों में टूटेंगे तो आदिवासियों की ताकत कम होगी कि नहीं होगी? जरा हाथ ऊपर करके ताकत से बताइए, कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी कि नहीं होगी? कम होने देंगे? कम होने देंगे? और इसलिए मैं कहता हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया और इस नारे के बाद बिहार में भी सियासत गरमाई हुई दिख रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया और इसे देश की जरूरत बताया। जेडीयू नेता ने भी बयान को लेकर पीएम के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। इधर आरजेडी ने बयान को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। भारत को यदि सेफ रखना है तो एक ही रहना पड़ेगा। क्या माहौल देख रहे हैं? बेला में क्या माहौल? पूरी तरह झारखंड में इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है और यहाँ के चारों सीट बीजेपी और एनडीए के अलायंस जीतेगी। आतंकी घटनाएं लगातार करके देश की राष्ट्रीय अस्मिता को चुनौती दे रहा है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मतलब देश एकजुट रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा।
देश की जनता तो एक ही है, सेफ जनता है, लेकिन आपके चलते, आपके पार्टी के चलते नफरत की दुनिया में आप ले जाते हैं। इसलिए ये सोचिए और नफरत की दुनिया में मत ले जाइए। अगर हम आपसे पूछें कि क्या आप भी अपनी पॉकेट में मौत लेकर घूम रहे हैं, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन दंग मत होइए, क्योंकि सुपौल में ऐसी ही एक खौफनाक घटना हुई जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो क्या है मौत वाली मोबाइल की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। बम की तरह फटा मोबाइल, शरीर पर कपड़ों के उड़े चीथले, कई हिस्सों में बटा मोबाइल, मरने से बाल बाल बचे 4 लोग। जितने हिस्सों में यह मोबाइल फोन बटा है, शायद विजय मंडल के पैर के इतने ही चीथले उड़ते अगर समय रहते मां बाप और भाई ने अपनी जान पर खेलकर विजय को न बचाया होता। रविवार की सुबह सुपौल में छातापुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर खूंटी में एक ऐसी डरावनी घटना हुई जिसकी कहानी सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वार्ड 3 में रहने वाले विजय मंडल का मोबाइल फोन पैंट के पॉकेट में किसी खतरनाक बम की तरह ब्लास्ट कर गया, जिससे उसके चीथड़े उड़ गए। मोबाइल के पार्ट पुर्जे कई हिस्सों में बट गए। मामला यही है कि सुबह बाइक निकाले थे, पापा और भाई को बाजार मार्केट ले जाने के लिए कोई काम था, तो हम जो है मोबाइल रखे थे जेब में, ब्लास्ट हो गया निकालते वक्त। कहीं आपकी पैंट की पॉकेट में बम तो नहीं है? कहीं आप भी पॉकेट में मौत लेकर तो नहीं घूम रहे? कहीं आपके बच्चे के हाथ में भी मौत वाला मोबाइल तो नहीं है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विजय का बुरा हाल मोबाइल फोन ने किया है। धमाका इतना जोरदार था कि मां बाप भाई सबके सब इसकी चपेट में आ गए। ओकरा छोड़वे के चक्कर में छे बाबा पापा माँ हमें हाथ जल गए और भाई के छोटा भाई छे जकर मोबाइल ब्लास्ट हो गया और जांग में बहुत जख्म छे। 4 लोगों की जान जाते जाते बची है। एक मोबाइल फोन कितना खतरनाक हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते, पर यह घटना विजय के लिए बुरा सपना बन गई। विजय जब जब मोबाइल छुएगा उसका कलेजा कांप उठेगा। धमाके की आवाज आजीवन उसके कानों में गूंजेगी। जेब में हम फोन रखे थे तो एक ही बार धुआं दिया। धुआं निकालने के बाद भाई भी दौड़ के आया, पापा भी, मम्मी भी, सब निकालने के क्रम में जो है वो मोबाइल ब्लास्ट हो गया, उधर फेंक दिया। क्या आदमी जख्मी हुआ? 4 आदमी। कौन सी कंपनी की मोबाइल थी? वीवो Y15 था। पैंट में मोबाइल फटने की घटना कैसे हुई ये कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन क्यों हुई ये तो जांच से ही पता चल पाएगा। पर बड़ा सवाल ये कि मोबाइल के धमाके से विजय और उसके परिवार वालों की जान चली जाती तो उन सब की मौत का जिम्मेदार कौन होता? सुपौल संवाददाता अमित कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी पटना में पुलिस की व्यवस्था को धता बताते हुए बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। ज्वेलरी शोरूम में हुई इस लूटपाट की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो को देख आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। तांडव की तस्वीर पर बनी ये रिपोर्ट देखिए। देखें इस तस्वीर को, बिहार के नीति नियंता। देखें इस तस्वीर को, बिहार के कानूनी अभियंता। दहशत की ये तस्वीरें राजधानी पटना के पौष इलाके की हैं, जहां से बिहार पुलिस के मुखिया का घर महज 500 मीटर की दूरी पर है। शनिवार को बिहार के डीजीपी आलोक राज के घर के पास हथियारबंद अपराधियों ने सरेआम जमकर तांडव किया। कंकड़बाग थाना इलाके के अतिव्यस्त रहने वाली कॉलोनी मोड़ पर तनिष्क शोरूम में लूटपाट कर आराम से चलते बने और पटना पुलिस हाथ मलती रह गई। 1 2 3 4 इन गुंडों के हाथ में गन है और स्टाफ की आंखों में खौफ। राजधानी की पुलिस को धता बताते हुए इन अपराधियों ने तनिष्क शोरूम में
वो किया जिसकी कोई सोच भी नहीं रख सकता था। सीसीटीवी की तस्वीरें बता रही हैं, ज्वेलरी शोरूम में डर दस्तक देता है और स्टाफ हैंड्स अप कर इधर उधर भागने लगता है। बदमाश पिस्टल की बट से एक स्टाफ को लहूलुहान कर देता है। इसके बाद शुरू होता है लूट का खेल। बेखौफ अपराधी अलमारी में रखे गहने लूटते हैं। रेक पर रखी ज्वेलरी और काउंटर पर गल्ले में पड़े 50 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो जाते हैं। बदमाशों ने पिस्टल के बल पर व्यवस्था को पस्त कर दिया। 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर आभूषण और कैश समेत 3.5 लाख रुपए लूट लिए। वारदात की ये कहानी चारों ओर जंगल की आग की तरह फैल गई। लूट की खबर से पुलिस महकमे में खलबली मच गई। टोटल रॉबरी अमाउंट 3,50,000 का है। हम लोग की सारी टीमें निकल गई हैं, अपने अपने काम सबको विभाजित कर दिया गया है। जो SIU टीम है वो अपना काम कर रही है। यहाँ पे थाना प्रभारी सारे लगे हुए हैं और हम लोग इस घटना को उद्भेदन जल्दी से जल्दी करेंगे। राजधानी में लूट की इस बड़ी वारदात ने पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस जल्द ही इन अपराधियों को सलाखों के पीछे धकेलने का दावा कर रही है, पर ये तो वक्त ही बताएगा कि खाकी के दावे में कितना सच है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। भागलपुर से एक बड़ी खबर है। देखिए, कोयला घाट में दुकान में आग लगने की खबर है। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से आग लगी है और सिलेंडर ब्लास्ट से इलाके में हड़कंप मच गया। देखिए, मौके पर पहुंची कई दमकल की गाड़ी। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। जोगसर थाना क्षेत्र के कोयला घाट की ये घटना बताई जा रही है। गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लगी है और आपको बता दें, इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ी और आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो जारी है। 11 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक मेगा ब्लॉक रहने के कारण पटना गया रेलखंड पर पैसेंजर ट्रेनें चाकंद तक ही जाएगी। चाकंद से गया तक की यात्रा के लिए यात्रियों को सड़क मार्ग से जाना पड़ेगा और वजह है गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर मेगा ब्लॉक का होना। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO ने जानकारी देते हुए बताया है कि मेगा ब्लॉक की वजह से एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है। पटना जंक्शन से पूरी खबर बता रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। यानी कि कल से पटना जंक्शन से गया तक की जो रेलवे यातायात है उस पर बाधित रहेगी। चाकंद तक ही जो ट्रेन है वो अपनी रफ्तार बढ़ेगी और बताते चले कि गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर 11 नवंबर से 25 दिसंबर तक मेगा ब्लॉक रहने के कारण PG लाइन रेलखंड जो है उस पर पैसेंजर ट्रेन का आवागमन जो है वो चाकंद तक ही रहेगा। और बताते ये चले कि यात्रियों को चाकंद से गया तक की अगर यात्रा करनी होगी तो उन्हें सड़क मार्ग से यात्रा करना पड़ेगा। एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है। जो जानकारी ECR के CPRO सरस्वती चंद्र ने दी है, उनके मुताबिक पटना गया के बीच चलने वाली कई मेमो ट्रेनों का परिचालन जो है वो रद्द कर दिया गया है और वाराणसी गया पटना होकर करके राजगीर जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस जो है वो मानपुर तिलैया होकर कर चलेगी, जबकि धनबाद पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस जो है बंधुआ पैमार तिलैया होकर कर चलेगी। जनशताब्दी एक्सप्रेस को 22 की जगह 18 कोच लगाकर के चलाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि पटना गया रेल खंड जो है उस पर ट्रेनों का आवागमन जो है वो पटना से गया तक जो है वो कल यानी 11 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक नहीं होगा। और ये जो है मेगा ब्लॉक जो है वो गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 और 7 पर होना है और इसी कारण से ये ट्रेनों का जो है यातायात बाधित रखा जाएगा। चाकंद तक जो है वो यात्री अपनी यात्रा कर पाएंगे, लेकिन इससे आगे की यात्रा करने के लिए यात्रियों को बाई रोड जाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो मेमो ट्रेन हो या फिर एक्सप्रेस ट्रेन हो, सभी में जो है परिवर्तित किया गया है। कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पटना गया पैसेंजर को जो है अगले 25 दिसंबर तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चाकंद से ही वो पटना के सफर करेंगे या पटना से चाकंद तक ही सफर कर पाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। LJP-RV के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने जनसुराज में जाने की अटकलों को पूरी तरीके से भ्रामक बताया। राजू तिवारी ने कहा है कि कुछ लोग षड्यंत्र के तहत इस तरह की बातें फैला रहे हैं, साथ ही कानूनी नोटिस भेजने की बात कही है। राजू तिवारी ने कहा है कि हमारी पार्टी लगातार चिराग पासवान के नेतृत्व में बिल्कुल मजबूती से बढ़ रही है और मैं पार्टी को छोड़कर के कहीं नहीं जाने वाला। मेरा फोटो उन्होंने यूज किया और ये सब बात
ये जवाब देना भी मैं उचित नहीं समझता हूँ। हमारे दल की लोकप्रियता से घबरा कर कुछ लोग ऐसा चलाते हैं न्यूज़। आप देखते हो क्या लगातार अब हमारा दल दिन प्रतिदिन हमारे नेता के नेतृत्व में मजबूत हो रहा है। ये कोई खबर चलाना ये पीछे खयाल करना, मैं उनसे फोन पर भी बात करूँगा और ये सब चलता रहता है। हमारे दल को हमेशा जब भी हमारा दल आज दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा। बिहार में क्या बात करते हैं, मैंने राजनीति की शुरुआत लोजपा से की है। मैं आज तक किसी दल का सदस्य हुआ हूँ तो पहली बार लाइफ में राजनीति का सदस्य शुरू किया तो रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में काम किया है। आज चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, इसमें कहाँ से। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।